Hello and welcome to my YouTube channel. This is Shreyas Badiye with Modern Indian History series. In this lecture, we will study Lucknow Session of year 1916, Lucknow Pact and Lucknow Merger. If you don't design your own life plan, chances are you will fall into someone else's plan. And guess what they have planned for you? Not much. Well expressed. If you have any doubt, you can ask me on Instagram. This is my Instagram ID. This is my Facebook page. This is my Telegram channel and this is my YouTube channel. मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके सो सबसे पहले मैं आपको एक कुछ आइडिया देना चाहता हूँ इस लेक्चर के बारे में। यहाँ पे 39A लिखा हुआ है तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ऐसे नंबर से, लेक्चर नंबर 39A, क्योंकि ये जो लेक्चर है ये इन बिटवीन लेक्चर नंबर 39 और लेक्चर नंबर 40 आता है, जो कि कुछ पार्ट मेरा छूट गया था, वो बीच का ये लेक्चर है। सो इसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, जो छूटा हुआ पार्ट था जो कि लखनऊ सेशन, लखनऊ पैक्ट और लखनऊ मर्जर पे था। सो मैं इसे कवर कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपके जो ये वीडियो है लेक्चर नंबर 39, ये आता है होम रूल लीग का, HRL वाला वीडियो, होम रूल लीग वाला। उसके साथ साथ आपका जो वीडियो आते हैं इसके पहले के, उसमें हमने सूरत स्प्लिट भी देखा था। सूरत स्प्लिट में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में स्प्लिट हुआ था। सो ये सब वीडियो आपको पता ही है। तो उसके ये जो होम रूल लीग वाला वीडियो है और एक वीडियो आता है रिवॉल्यूशनरी वाला वीडियो लेक्चर नंबर 40, उनके बीच में जो आता है वो हमें स्टडी करना होता है लखनऊ सेशन। सो ये इनके बीच का वीडियो है। उसके लिए आपको सूरत स्प्लिट जो है ये भी पता होना जरूरी है इस लेक्चर के लिए। तो आपने तो ये सब वीडियोस देखे हुए, सो आपको ये पूरी आइडिया ये मुझे पता है। चलिए हम सबसे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड मेंस में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये देख लेते हैं। मेंस का क्वेश्चन ये रहा, द लखनऊ पैक्ट ऑफ ईयर 1916 वाज साइंड विदाउट रिगार्ड फॉर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। You have to answer this in not more than 250 words. Okay, so ये लेक्चर के बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे, ये मुझे पक्का पता है। उसके बाद जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है लखनऊ सेशन। तो लखनऊ सेशन में हमें कुछ चीजें स्टडी करना है। लखनऊ सेशन में इसलिए स्टडी करना होता है, लखनऊ सेशन का इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे एक पैक्ट साइन किया गया था, और ये जो पैक्ट था ये क्या था ये हमें पढ़ने मिलेगा। उसके पहले हम सबसे पहले आइडिया ले लेंगे लखनऊ सेशन का। ये जो सेशंस है ये किसके सेशन थे? तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन थे, और ये सेशन 1916 का था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन जो है वो हर साल होता था, ये आपको पता है, हिस्ट्री में हम ये पढ़ चुके हैं। और ये जो सेशन था ये लखनऊ में हुआ था जिसमें एक पैक्ट हुआ था। ये सब हम आज स्टडी करने वाले। तो आइए सबसे पहले हम आइडिया ले लेते हैं लखनऊ सेशन के बारे में। लखनऊ सेशन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का था, ये हुआ था इन द ईयर 1916। सेशन नंबर 31 था, ये 31st सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। जिस जगह पे हुआ था उसका नाम लखनऊ था, इसलिए इसको लखनऊ सेशन कहा जाता है। इसके प्रेसिडेंट जो थे वो अंबिका चरण मुजुमदार जी जो थे। तो ये फैक्ट्स है जो आपको अच्छे से याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है, याद रखिएगा, ये पूरे फैक्ट्स याद रखिएगा। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेशन है उसमें मैंने आपको लखनऊ सेशन बताया था, ओके, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कवर किया, उसमें मैंने आपको लखनऊ सेशन की आइडिया ऑलरेडी दी हुई है, तो आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं महत्व क्या रहा इस लखनऊ सेशन का। तो सबसे पहले हम आएंगे सिग्निफिकेंस ऑफ लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस। तो इसमें पहला ये महत्वपूर्ण घटना जो हुई वो थी रीएडमिशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। हम अभी देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में सूरत सेशन जो था ये ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। सूरत सेशन में दो ग्रुप्स जो थे उनके बीच में स्प्लिट हुआ था, जिसको सूरत स्प्लिट कहा जाता है। एक थे मॉडरेट और एक थे एक्सट्रीमिस्ट, ऐसे दो फैक्शंस थे। इन दोनों के बीच में स्प्लिट हो गया था। जो एक्सट्रीमिस्ट थे इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। सो इस तरह से ये स्प्लिट होता है। ये स्प्लिट होने के बाद ये सूरत सेशन में हुआ था। अभी जो होने वाला है वो होने वाला था मर्जर। मर्जर कहा जाता है या फिर हम उसको रीएडमिशन भी कहा जाते हैं, कह सकते हैं। जो एक्सट्रीमिस्ट अब चले गए थे वो यहाँ वापस इनको जगह मिली इंडियन नेशनल कांग्रेस में। ऐसा क्यों हुआ ये भी हम स्टडी करने वाले, तो आप अभी बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि दिस सेशन ब्रॉट द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट इन कांग्रेस ऑन कॉमन प्लेटफॉर्म अगेन आफ्टर नियरली अ डिकेड, है ना। तो 10 साल का आसपास 10 साल का समय हो गया था, ये दोनों अलग रह रहे थे। ये सब क्यों पॉसिबल हुआ? तो एफर्ट्स ऑफ एनी बिसेंट, इनके कारण पॉसिबल हुआ। और जो दूसरे एफर्ट थे वो थे तिलक के। जैसे कि आपको पता है तिलक जो थे ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, और इनके जाने के बाद काफी एक इनएक्टिवनेस हो गया था इंडियन पॉलिटिक्स में। तो मूवमेंट्स जो है वो पूरी तरह रुक गई थी, क्योंकि जो तिलक थे उन्हें मंडाले में भेज दिया गया था।
ओके, तो उनको डिपोर्टेशन की सजा दी गई थी यहाँ पे, और तिलक जो थे वो मंडाले में चले गए थे। 6 साल की उन्हें सजा सुनाई गई थी, इंडिया से बाहर उनको भेज दिया गया था। तो ये सब चीजें हुई, तो तिलक और बेसेंट जो थे, इन दोनों की ही कोशिशें है जिसके कारण इनको वापस जगह मिली। तो ये सब कैसे हुआ, ये तो आगे हम पढ़ने वाले। तो सबसे पहले आपको ये बता दो, द कांग्रेस प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने अपना जो स्पीच था उसके आखिरी में ये कहते, बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने, इफ द कांग्रेस वॉज बरीड एट सूरत, है ना, यानी सूरत सेशन में अगर कांग्रेस में ये स्प्लिट हो गया था, तो इट इज रिबॉर्न इन लखनऊ इन द गार्डन ऑफ वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह का जो गार्डन है, यानी जो लखनऊ में फेमस है, वहां पे फिर से ये रिबॉर्न होगा और इंडियन नेशनल कांग्रेस का फिर से जन्म होगा, जो यहाँ पे खत्म हो चुका था। तो क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस में फिर से एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स एक आने वाले हैं। तो ये पहली चीज हुई थी, जो रीएडमिशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट हुआ था। दूसरा जो इवेंट हुआ था वो था लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, तो अच्छे से याद रखिएगा। तो ये हुआ था आईएनसी एंड एआईएमएल, जिसको अपन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहते हैं। तो हम लोग इसको कहते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और इसको कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन दोनों के बीच में एक पैक्ट हुआ था, यहाँ पे ये दोनों भी साथ में आके मिल गए थे। तो बहुत अच्छा एक तरह का सेशन था, पॉजिटिव था, जो दो बड़ी पार्टीज भी एक में आ गई, दो ग्रुप्स जो थे कांग्रेस के बीच, कांग्रेस के अंदर ही, वो भी साथ में आ गए। तो ये हिस्टोरिक सेशन जो था, इसे लखनऊ ये लखनऊ सेशन था। और यहाँ जो पैक्ट हुआ था जिसके थ्रू कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ में आई थी, उसको लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। सो ये दो इवेंट यहाँ पे हमें देखने मिलते हैं। अब रीजन क्या थे, देखते हैं क्या कारण थे कि ये सब लोग साथ में आए। सबसे पहले हम देखते थे कि रीएडमिशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट कैसे हुआ, इसके पीछे के रीजन क्या थे ना। तो रीजन बिहाइंड रीएडमिशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट टू आईएनसी, तो सबसे पहले मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो थे, उन्होंने ये रियलाइज तो कर लिया था, अब तक उनको ये रियलाइज हो चुका था, उन्हें यह एहसास हो चुका था कि जो स्प्लिट है उसके कारण पॉलिटिकल इनएक्टिविटी हो गई इंडिया में। हम दोनों अलग हो गए, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, बट इंडिया में जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही थी हमारे तरफ से, जो भी स्ट्रगल चल रहा था, जो भी रिफॉर्म्स के लिए या जो भी चीज के लिए, वो सब हुआ नहीं ब्रिटिश के खिलाफ जो करना था। तो ये इनएक्टिव हो गया था एक तरह से। तो हम दोनों की जरूरत है इस कांग्रेस को, ना कि किसी एक की। सो ये रियलाइज हो गया था दोनों को, तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी ही। उसके साथ साथ एनी बेसेंट और तिलक जो थे, उनके एफर्ट्स बहुत ज्यादा थे कि दोनों एक हो जाए, रीयूनियन हो जाए, ताकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन के हम सब उभरे और हम एक बड़े लेवल पे नेशनल मूवमेंट्स चला पाए, एक बड़े पार्टी के साथ हम लोग रहे, हम सब मिल के रहे, और मिल के हम लोग इस देश के लिए कुछ कर सके। सो ये सब उनका तो था ही, तो इनकी कोशिशें तो काम आई ही थी। उसके साथ साथ जो लोग इसको अपोज कर रहे थे, जैसे कि गोखले और फिरोज शाह मेहता, ये दोनों जो थे, ये दोनों मॉडरेट्स थे। ये दोनों जो मॉडरेट लीडर थे, इनको बिल्कुल एक अपोज था कि जो एक्सट्रीमिस्ट है उनको जगह मिले इस इंडियन नेशनल कांग्रेस में। ये लोग नहीं चाहते थे। और जब इनकी डेथ हो गई, गोखले और फिरोज शाह मेहता जी की, उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट जो थे, इनको भी यहाँ पे जगह मिल गई। तो ये रीएडमिशन हो गया, क्योंकि अपोज करने वाले बड़े जो लीडर्स थे वो अब नहीं रहे थे। सो इस तरह की कुछ चीजें हुई जिसके कारण जो एक्सट्रीमिस्ट है उनको आईएनसी में फिर से जगह मिली। अगले जो हमें रीजंस देखने हैं वो देखने हैं बिहाइंड लखनऊ पैक्ट। तो लखनऊ पैक्ट जो, उसके पीछे क्या कारण थे, क्या रीजन थे। और लखनऊ पैक्ट जो हुआ था वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था, यानी आईएनसी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। उसका सबसे पहला रीजन ये था कि जो टर्की था, टर्की का सबसे पहला महत्व ये है कि टर्की में सुल्तान रहते हैं। सुल्तान यानी आप कह सकते हैं खलीफा। ओके, तो सुल्तान जो होते हैं टर्की के, वो, या फिर हम कह सकते हैं खलीफा। खलीफा कौन थे, तो खलीफा जो है वो मुस्लिम्स के एक तरह से धर्मगुरु माने जाते थे। और खलीफा एक बहुत पवित्र एक स्थान था, पवित्र एक पोस्ट थी, ऐसा माना जाता था मुस्लिम्स के लिए। और जब ये खलीफा थे, उनकी ये कंट्री थी टर्की। तो टर्की एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री हुआ करती थी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के मुस्लिम्स के लिए। तो यहाँ पे टर्की के कुछ वॉर हुए थे, जो जैसे कि आप देखोगे तो बाल्कन्स के साथ हुआ था वॉर 1912 से 1913 के बीच में। इटली के साथ हुआ था 1911 में। ये दोनों वॉर में ब्रिटेन ने रिफ्यूज कर दिया था कि वो टर्की की हेल्प करेगा। तो टर्की को जरूरत थी ब्रिटेन की, और ब्रिटेन ने बोल दिया कि हम हेल्प नहीं कर सकते आपकी। जबकि इंडिया में तो ब्रिटेन दिखा रहा था, ब्रिटिश दिखा रहे थे कि मुस्लिम्स के हम सपोर्ट में, और यहाँ पे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया टर्की के साथ। दूसरी बात ये थी कि मैं आपको सबसे पहले ये भी बता, ये सब चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये टर्की वाला इशू, सुल्तान क्या था, खलीफा क्या थे, ये हम सब कुछ देख चुके हैं, जो हमारा खिलाफत मूवमेंट वाला जो लेक्चर था उसमें। फिर भी आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ। 1857 का जब रिवोल्ट हुआ, तो मुस्लिम्स जो थे उनको जिम्मेदार बताया ब्रिटिश ने। ब्रिटिश ने ये कहा कि पूरे रिवोल्ट के पीछे जो भी जिम्मेदार है वो मुस्लिम्स है, और मुस्लिम्स के अपोज में हम हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा था ब्रिटिश का।
हम यानी ब्रिटिश है ऐसा दिखाया जाता है। उसके साथ-साथ मुस्लिम ब्रिटिश को बाद में ये लगता है कि वो मुस्लिम्स का यूज़ कर सकते हैं कि बाकी चीज़ों के अगेंस्ट जाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि पार्टीशन उनको जब करना था, सो पार्टीशन जो हुआ बंगाल का, आपको पता है जो बंगाल था उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। बंगाल वाज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। पहला पार्ट था इसका वेस्ट बंगाल और दूसरा पार्ट था ईस्ट बंगाल। ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी मेंटेन की जाती है और वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजॉरिटी। ये सब चीज़ें भी मैं आपको बता चुका हूँ। सो यहाँ पे देखिए जो मुस्लिम लीडर्स थे या मुस्लिम्स थे उनको ये बताया गया। सबसे पहले तो सबका इसको विरोध था इस पार्टीशन को। आपने पूरा एंटी पार्टीशन मूवमेंट देखा है। इवन आपने देखा है कि मुस्लिम्स का किस तरह से विरोध था, हिंदू मुस्लिम्स की यूनिटी कितनी बेहतर थी इस टाइम पे। सो ये सब चीज़ें जब हमको दिख रही थी तो जब ब्रिटिश थे उन्होंने पार्टीशन होने के बाद मुस्लिम्स को हिंदूज के खिलाफ यूज़ करने का प्लान बना लिया। उन्होंने ये कहा मुस्लिम्स को कि देखिए भाई साहब अब अगर आप एक ही प्रोविंस में रहते हैं तो ये हिंदू प्रोविंस ये होगा क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी ज्यादा होगी। तो हिंदू जो होंगे वो आपको डोमिनेट कर सकते हैं, आपके ऊपर राज कर सकते हैं। तो आपको हम अलग से प्रोविंस बना के दे रहे हैं, हम आपके तरफ से, आप बिल्कुल डरिए मत। ये सब चीजें कहते हैं और फिर बाद में मुस्लिम्स को अपने तरफ कर लेते हैं और बाद में 1911 में जब पार्टीशन को कैंसिल कर देते हैं तो मुस्लिम लीडर्स जो थे वो यही पूछ रहे थे कि भाई साहब आपने तो कहा था कि हम आपके तरफ से, हमने आपको अलग सा प्रोविंस बना के दिया, आप कहा गया आपका अलग प्रोविंस, आपने कैसे क्या पार्टीशन को कैंसिल कर दिया। सो ये सब चीजें यहाँ पे हुई जिससे मुस्लिम्स नाराज थे। उनको पता था कि ब्रिटिश हमारे तरफ नहीं है, ब्रिटिश किसी के नहीं है। उसके बाद एक और चीज ये है कि ब्रिटिश ने मुस्लिम जो लीडर्स डिमांड कर रहे थे कि हमारे जो कम्युनिटी है उनके एजुकेशन के लिए, उनके एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए ब्रिटिश ने कुछ करना चाहिए। तो ब्रिटिश ने ये कहा था कि ठीक है हम आपको एक यूनिवर्सिटी बना के देंगे अलीगढ़ में। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये भी बना देने से साफ इनकार कर दिया। तो क्लियर दिख रहा था कि ब्रिटिश ना हमारे एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहती है, ना हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ करना चाहती है। तो ठीक है भाई साहब हम ब्रिटिश के साथ क्यों रहे, हम भी ब्रिटिश के खिलाफ ही काम करेंगे अब से। और दूसरी बात ये हुई कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो आपको पता है जो 2 ग्रुप्स थे उसमें अगर एक ग्रुप के तरफ ब्रिटेन था तो दूसरे तरफ टर्की था। तो टर्की और ब्रिटेन जो है ये एक दूसरे से लड़ रहे थे इस वॉर में। तो टर्की जो है ये मुस्लिम्स के लिए अगर एक इंपॉर्टेंट कंट्री था तो ब्रिटेन अगर उसके खिलाफ लड़ रहा है तो ब्रिटेन का सपोर्ट क्यों करेंगे मुस्लिम्स। तो ये भी एक रीजन था कि मुस्लिम जो थे ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण ब्रिटिश के खिलाफ चले गए थे। और अब वो उनको ये लग रहा था कि भाई साहब कुछ ना कुछ हमें भी करना चाहिए। ठीक है अगर जो पार्टीज या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रही है हमें भी उन्हें उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे उनको लगा। तो यहाँ पे कुछ इवेंट्स है जो हमें देखने हैं। तो इवेंट्स क्या क्या होते हैं ये अभी हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो इवेंट है यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला वो खत्म होने के बाद जो वाइसरॉय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उन्होंने ये कहा कि हम कुछ रिफॉर्म के सजेशन चाहते हैं इंडियन लोगों से। तो इंडियन लोग अगर हमें कुछ सजेशन दे कि हमने क्या बदलाव लाना चाहिए इस देश में जो कि आप चाह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि हम ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडियन लोगों ने हमें सपोर्ट किया वर्ल्ड वॉर में, जो कि बहुत अच्छी बात थी। हमारे हमको आपके सोल्जर्स मिले और जिसके कारण हम सक्सेसफुल भी रहे एक तरह से देखा गया। तो हम आपको ये मौका देता है कि आप हमें रिफॉर्म का सजेशन दीजिए। मुस्लिम लीग जो थी, अब ये हर पार्टी को कहा गया, इंडियंस को कहा गया, तो सभी जो बड़ी बड़ी पार्टीज थी वो रेडी थी रिफॉर्म्स देने के लिए। आईएनसी जो थी ये रेडी थी, मुस्लिम लीग यहाँ पे रेडी थी। तो मुस्लिम लीग के जो लीडर थे जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, वो चाहते थे कि ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हम मांग सकते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ला सकते हैं इस देश में, तो क्यों ना इसका फायदा उठाए। और फायदा हम उठाएंगे तो हिंदू मुस्लिम को ज्वाइन करके यानी यूनिटी बना के हम ये चीज का फायदा उठाएंगे। तो ये चीज बहुत अच्छी कही थी अली जिन्ना जी ने। बाद में आप देखते हैं कि अली जिन्ना पार्टीशन तक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा उनका, इसमें पार्टीशन उनको चाहिए था। तो ये सब आगे हमने पढ़ा ही है। बट इस टाइम पे तो वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी चाहते थे। जिन्ना जो थे ये दोनों पार्टी के उस वक्त मेंबर हुआ करते थे। जिन्ना वाज मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एज वेल एज, अगर हम देखते हैं तो दूसरी पार्टी जो है मुस्लिम लीग, दोनों के वो मेंबर हुआ करते थे। तो वो दोनों पार्टी में थे उस वक्त। सो दोनों को एक तरह से एक लाने का उनका प्रयास भी बहुत सफल रहा। सो ये सब हुआ। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि पहली बार ऐसा हुआ था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लीडर किसी जॉइंट सेशन में मिले थे उस टाइम। इसके पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग कभी एक साथ नहीं आए थे। सो यहाँ पे जॉइंट सेशन हुआ दोनों का। उसके साथ साथ ये जो मीटिंग थी, इस मीटिंग में एक दूसरे को लीडर्स ने कंसल्ट किया और पूछ पूछ के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने डिमांड्स बनाए, सेट ऑफ डिमांड्स बनाए कि हम ब्रिटिश से क्या क्या डिमांड चाहते हैं, हम इस देश में क्या क्या बदलाव लाना चाहते हैं। ये डिमांड्स ब्रिटिश के सामने रखने के लिए अब दोनों
दोनों पार्टीज रेडी थी। उसके साथ साथ दोनों ने अपना एनुअल सेशन लिया लखनऊ में, जो कि दिसंबर 1916 में हुआ। आईएनसी का सेशन हुआ, मुस्लिम लीग का सेशन हुआ। बाद में इस सेशन में दोनों ने अपने एग्रीमेंट जो थे उसको कंफर्म किया, और कंफर्म होने के बाद एक पैक्ट किया कि ठीक है भाई साहब, ये हम दोनों के मिलके ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की डिमांड है जो हम ब्रिटिश के सामने रखने वाले हैं, और यही डिमांड जो है जिसके लिए ये दोनों लोग साथ में आए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इस पैक्ट को कहा जाता है लखनऊ पैक्ट। तो लखनऊ पैक्ट जो है उसमें बहुत बड़ा एफर्ट रहा, एक तरह से आप देखते हो तो किन का आपको पता है, एफर्ट रहा मोहम्मद अली जिन्ना जी का। सो उनके एफर्ट के लिए सरोजिनी नायडू ने उनको एक टाइटल दिया था, और टाइटल था द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। सो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर है वो कोई और नहीं तो जिन्ना है, ऐसा सरोजिनी नायडू ने तक कहा था। तो सब लीडर्स कह रहे थे कि जिन्ना ही सबसे मेन व्यक्ति है जो हिंदू मुस्लिम के यूनिटी के पीछे है अभी फिलहाल। सो ये सब चला, बट आगे ये सीन थोड़ा सा बदल गया था। तो इस टाइम तक तो जिन्ना थे ही, मुस्लिम और हिंदू की यूनिटी चाह रहे थे। तो ये सब चीजें यहाँ पे हुई, है ना। ये सब चीजें होने के बाद अब हम लोगों ने ये देख लिया कि यहाँ पे पैक्ट हुआ था लखनऊ पैक्ट। तो आइए देख लेते हैं कि इस लखनऊ पैक्ट में प्रोविजंस क्या थे। सो प्रोविजंस जो थे इस लखनऊ पैक्ट के, जो कि 1916 में हुआ था, उस पैक्ट के प्रोविजन थे सबसे पहले ये कि मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो होंगे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में होंगे, वो इलेक्टेड होंगे। सो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करते थे उसमें दो तरह के मेंबर्स हुआ करते थे। फर्स्ट है यहाँ पे हम देखते हैं तो नॉमिनेटेड मेंबर्स, और एक होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्टेड जो है वो हम लोगों द्वारा इलेक्टेड होते थे, और नॉमिनेटेड जो है वो एक तरह से देखेंगे तो ब्रिटिश का ही सबसे बड़ा रोल होता था किसी को नॉमिनेट करके मेंबर बनाने में। सो हम ये चाह रहे थे कि इलेक्टेड मेंबर की मेजॉरिटी हो, ताकि लोगों के चुने हुए लीडर्स वहां पे रहेंगे, वही यहाँ पे डिसीजन ले, ना कि ब्रिटिश ने नॉमिनेट किए हुए। सो इलेक्टेड मेंबर की संख्या ज्यादा हो तभी काम अच्छे से चल पाएगा। ये सबसे पहला यहाँ पे एक प्रोविजन था लखनऊ पैक्ट में, जो साइन हुआ था बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो यहाँ पे ये उन दोनों ने डिमांड रखी थी ब्रिटिश के सामने, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो ये सब वो डिमांड्स है। सबसे पहली डिमांड ये थी। सेकेंड डिमांड ये थी कि जो एटलीस्ट जितनी भी सीट्स है वो कहाँ की सीट्स तो याद रखिएगा, वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सीट। वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें इंडियंस को जगह मिली थी। सो उसमें उन्होंने ये कहा था कि इंडियंस को आपने जगह तो दी, बट इंडियंस की मेजॉरिटी नहीं है। ठीक है, मेजॉरिटी भी नहीं कह रहे हम, एटलीस्ट आपको ये कह रहे कि हाफ सीट्स तो भी इंडियंस को दीजिए। सो हाफ सीट्स टू बी फिल्ड बाय इंडियंस इन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये एक और डिमांड रखी थी, जो कि थी लखनऊ पैक्ट में रखी हुई डिमांड। सो ये एक और रहा। उसके बाद अगला जो है ये हम देखते हैं कि जो प्रोविजंस थे, द प्रोविजंस शुड बी फ्री एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन मैटर ऑफ फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो जो प्रोविंसेस है वो एक तो देखिए, सबसे पहला सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था स्टेट के या फिर प्रोविंसेस के फाइनेंस पे, और फाइनेंस के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन पे, वो जितना कम हो सके उतना कम किया जाए। प्रोविंसेस को एक तरह से ऑटोनॉमी दी जाए, प्रोविंसेस को एक तरह से फ्रीडम दिया जाए कि वो अपने फाइनेंस के और एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजन खुद ले सके, इवन अपना खुद का डेवलपमेंट खुद कर सके। ये सब अपॉर्चुनिटी दी जाए, ये कहा गया था इस पैक्ट में। तो ये एक और प्रोविजन है। उसके साथ साथ एक और डिमांड ये थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है ये सभी कम्युनिटीज को दिए जाए, जब तक वो जॉइंट इलेक्टोरेट की खुद से डिमांड नहीं करते। तो चाहे मुस्लिम हो चाहे जो भी कम्युनिटीज हो, सभी को यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, मैंने कहा सेपरेट इलेक्टोरेट में जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे इलेक्शन लड़ता है उसी के कम्युनिटी के लोग ही उसको वोट करते हैं। तो इनके अलावा और कोई उसे वोट नहीं करता। तो ये होता है एक तरह से देखा गया तो सेपरेट इलेक्टोरेट। तो सभी कम्युनिटीज को दिया जाए ये कहा गया था। तो ये क्यों प्रोविजन लिखा था? इंडियन नेशनल कांग्रेस तो ऐसा कुछ नहीं चाहता था, बट मुस्लिम लीग की ऑलरेडी डिमांड थी कि मुस्लिम्स जो उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, और कांग्रेस को ये डिमांड पूरी करनी पड़ी क्योंकि ये दोनों के बीच का पैक्ट था। सो ये एक चीज यहाँ पे लिखी गई। अगला ये था कि सेपरेशन होना चाहिए जुडिशियरी का एग्जीक्यूटिव से। सो एग्जीक्यूटिव जो है वो अलग लोग होने चाहिए, है ना। और उसके साथ साथ जो जुडिशियरी और जो एग्जीक्यूटिव यानी जो कार्यकारी है, जो कार्य करते हैं, जो लॉज बने उसके ऊपर काम करते हैं और ये लॉ को प्रोटेक्ट करते हैं, हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं जुडिशियरी, तो इन दोनों को सेपरेट करना चाहिए। एग्जीक्यूटिव जो है उनको ही जुडिशियरी की पावर नहीं देना चाहिए, ये भी एक डिमांड थी। सो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे प्रोविजन दिख रहे हैं हमें। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि इन केस ऑफ माइनॉरिटी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना, जब माइनॉरिटीज को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है काउंसिल में, उसमें मैं आपको ये बता दूं कि उसमें सिस्टम ऑफ वेटेज लाया गया था। सिस्टम ऑफ वेटेज क्या होता है? सो सिस्टम ऑफ वेटेज यानी माइनॉरिटी के लोग और बाकी जो लोग हैं वो इक्वल क्वांटिटी में रहेंगे, ना कि
पॉपुलेशन के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल अगर पॉपुलेशन 10% है तो 10% सीट ही माइनॉरिटीज के लिए रखी है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पे जितने बाकी लोगों के उतने माइनॉरिटीज के भी रहेंगे, इस तरह का एक सिस्टम ऑफ वेटेज रहेगा। तो पॉपुलेशन ना देखते हुए सिस्टम ऑफ वेटेज के थ्रू ही यहाँ पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा माइनॉरिटीज को भी। ये एक और यहाँ पे प्रोविजन हमें मिलता है। उसके अलावा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी जहां पे लॉ बनाए जाते हैं, वो काउंसिल, उसका जो टर्म है वो 5 इयर्स का होगा। जैसा आज हमारा लोकसभा है उस तरह से राज्यसभा है। सो इन ये जो इनका टेन्योर है वो 5 इयर्स का रहेगा। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 150 कर देना चाहिए। ब्रिटिश ने ये भी यहाँ पे डिमांड थी, स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए और टर्म रखना चाहिए 5 इयर्स का। 5 इयर्स में फिर से इलेक्शन होंगे और फिर से नए मेंबर्स जो है वो चुने जाएंगे। इस तरह का एक सिस्टम बनाना चाह रहे थे हम लोग, तो हमने ये भी एक प्रोविजन रखा था। उसके अलावा यहाँ ये भी लिखा था कि 5 में से 4 लोग, है ना, तो 4 आउट ऑफ 5 कहाँ के, तो सेंट्रल और लेजिस्लेटिव जो है प्रोविंसेस में, वो इलेक्टेड रहेंगे और एक जो मेंबर है वो नॉमिनेटेड रहेगा 5 में से। यानी फॉर एग्जांपल अगर 50 है तो 50 में से 40 या फिर 5 में से 1 इलेक्टेड और 50 में से 10 नॉमिनेटेड या 5 में से 1 नॉमिनेटेड। इस तरह का एक सिस्टम हमने डिमांड किया था। हमने ये भी कहा था कि जो सैलरीज है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स की, जो सेक्रेटरी को हम सैलरी दे रहे हैं, वो इंडियन फंड से नहीं होनी चाहिए। वो ब्रिटिश का खुद का जो पैसा है उससे वो पेमेंट करते रहेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो इंडिया में थोड़ी ना रहते। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के। सो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर रहते थे वो, और वो वहां पे रह रहे जिसको पेमेंट इंडियन लोग करते थे, जबकि इंडिया का इतना बड़ा कोई वो डेवलपमेंट का उनका डायरेक्टली कोई योगदान था ही नहीं इस डेवलपमेंट में। ठीक है, वाइस रॉय की बात करें या गवर्नर जनरल की बात करें तो अलग था, बट हम नहीं चाहते थे कि सेक्रेटरी का भी पेमेंट हमारे फंड से हो। तो इस तरह से ये प्रोविजन रखे गए थे लखनऊ पैक्ट में। बहुत ही एक तरह के अच्छे प्रोविजन है, कुछ एक दो छोड़ दिए, फॉर एग्जांपल जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट, तो बहुत अच्छे, काफी अच्छे प्रोविजन हमें यह डिमांड करते हुए दिखते हैं। दोनों मिलके बहुत पॉजिटिव बात थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग साथ में आके इस तरह के अच्छे डिमांड्स रख रही थी ब्रिटिश के सामने। सो ये एक और चीज हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि लखनऊ सेशन का रिजल्ट क्या हुआ। क्या रिजल्ट हुआ इसका, लखनऊ सेशन जो हुआ कांग्रेस का उसका, तो सबसे पहले ये हुआ कि यूनिटी जो थी दो फैक्शंस के बीच में आ गई। कांग्रेस में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट एक हो गए, बहुत पॉजिटिव बात थी। और दूसरी बात यह कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक हो गए, जिसके कारण लोगों में अलग ही उत्साह जागृत हो गया, अलग ही पॉलिटिकल एंथुसियाज्म जागृत हो गया था। देश में कुछ करने की भावना और ज्यादा बढ़ गई थी। अब और जोश के साथ हम कुछ कर सकते थे इस देश के लिए। उसके साथ साथ जो लखनऊ पैक्ट था उसके कारण हिंदू मुस्लिम कोऑपरेशन एक तरह से दिख रहा था। और हिंदू मुस्लिम कोऑपरेशन जो हमें खिलाफत मूवमेंट चलाते हुए काम आया, वो यहां से ही शुरू हुआ था। तो खिलाफत मूवमेंट के ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। ओके, सो ये खिलाफत मूवमेंट जो है वो खलीफा जो थे, जो सुल्तान थे, ओटोमन सुल्तान, उनको निकाल दिया गया था, जिसके खिलाफ ये मूवमेंट चलाई गई थी। ब्रिटिश के द्वारा निकाल दिया गया था ओटोमन सुल्तान को, खलीफा को, तो उनके खिलाफ ये मूवमेंट चली थी, जिसको खिलाफत मूवमेंट कहते हैं, जो गांधी जी ने चलाई थी। उसके ही साथ साथ गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी चलाई थी, 1920 से ये मूवमेंट्स चली थी। सो इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों साथ में आए थे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हिंदू मुस्लिम जो पार्टीज है वो एक हो गई थी, जिसके कारण ये एक और एक रास्ता खुल गया था कि अभी एक कोऑपरेशन बन सकता है हिंदू मुस्लिम्स का अगले मूवमेंट में। तो ये एक और अच्छा एक रिजल्ट हमें देखने मिलता है। उसके अलावा ये देखने मिलता है कि कम्युनल पॉलिटिक्स जो है इंडिया में was formally established with the agreement between the parties on separate community electorate, है ना। तो कम्युनल इलेक्टोरेट जो अलग से मांगा था, उससे ये दिख रहा था कि भाई साहब, मुस्लिम्स और हिंदू ये दोनों अलग है, दोनों अलग अलग, दोनों के इलेक्टोरेट्स है, तो दोनों अलग है। कम्युनल इलेक्टोरेट को हिंदी में सांप्रदायिक मतदाता कहा जाता है ना। तो सांप्रदायिक मतदाता जो है ये देने के कारण हिंदू मुस्लिम जो है इनके इलेक्टोरेट्स जो है वो अलग अलग सेपरेटली बढ़ गए थे, जिसके कारण ये दिख रहा था कि आगे जाके कम्युनल पॉलिटिक्स इंडिया में जन्म लेने वाली है, यानी अलग देश की डिमांड हो सकती है, और हुई। 1947 में जो इंडिया का पार्टीशन हुआ वो इसी कारण हुआ। देखिए, एक बात मेन ये है कि अगर आपको आपका जो कैंडिडेट खड़ा है, सपोज ए नाम का, उसकी जो कम्युनिटी है बी नाम की, ये जो कम्युनिटी उसको वोट कर रही है, ये कम्युनिटी जो अपने कैंडिडेट को वोट कर रही है अब तक, और जो बाकी कम्युनिटीज है यहाँ पे, जैसे सी हो गई, डी हो गई, ये सब लोग यहाँ पे वोट नहीं कर रहे। उनको ये लगेगा कि भाई साहब, मैं इस देश में क्यों रहूं, तो जिस देश में मेरा कैंडिडेट खड़ा रहता है मैं उस देश में जाके वोट करूंगा, क्यों मैं यहाँ पे वोट करूं,
ऐसे देश में जहां पे हमें वोट करने नहीं मिलता है। सो ये सब जागरूक होने लगा है, उसके कारण ही पार्टीशन की डिमांड आई 1947 में। ये सब जो था कम्युनल इलेक्टोरेट एक तरह से रीजन भी बनता है पार्टीशन का। उसके अलावा मैं आगे आपको ये बता दूं कि लखनऊ पैक्ट जो था उसके अकॉर्डिंग, जो 1916 का लखनऊ पैक्ट था, अकॉर्डिंग टू दैट पैक्ट एनी लेजिस्लेचर would not work if more than 3/4 member of any religion were against such resolution, है ना। तो अगर आप कोई भी बिल रख रहे हैं जिसको पास करना चाहते हैं तो वो तब तक लॉ नहीं बनेगा जब तक 4 में से 3 मेंबर, जो सिर्फ किसके हैं, सो किसी भी रिलीजन के, फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम्स है 4 और 4 में से 3 मुस्लिम जब तक हाँ नहीं कहते उस बिल पे, अपना एसेंट नहीं देते, तब तक, जब तक उसे पास नहीं करते तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा, है ना। तो इतनी बड़ी मेजॉरिटी लग रही थी, यानी 4 में से अगर 2 लोग भी हाँ बोले तो भी वो पास नहीं होगा। तो इस तरह की यहाँ पे चीजें हो रही थी, जो थोड़ा सा कठिन दिख रहा था आगे। एक तरह का ये कम्युनल वेटो था, यानी कम्युनल बेसिस पे अगर मुस्लिम्स के लिए कुछ होगा या फिर किसी और रिलीजन के लिए कुछ होगा, हिंदू के लिए कुछ होगा तो या सिख के लिए कुछ होगा, तो यहाँ पे वेटो ले सकते थे सब अपने लिए। नहीं भाई साहब, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, मैं ये नहीं होने दूंगा पास। तो इस तरह से एक धर्म के आधार पे एक वेटो जो है, नकार अधिकार यहाँ पे मिल गया था बिल और फिर लॉ बन मेकिंग को लेके, ये यहाँ पे हो रहा था। उसके साथ साथ जो लखनऊ पैक्ट था, इसने जो लीग की पावर थी इंडियन पॉलिटिक्स में उसको काफी हद तक बढ़ा दिया था। देखिए आप देख सकते हैं कि जो लीग है वो एक तरह से बहुत पावरफुल यहाँ पे बन चुकी थी। लीग अब तक आप देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग और आईएनसी ऐसी दो पार्टीज थी। आईएनसी का जो रोल था, आईएनसी का जो भी एक तरह से लेवल था इस देश में, वो काफी ज्यादा था, पॉपुलैरिटी ज्यादा थी, और इस पार्टी के साथ वो आके मिल गए थे तो ये पॉपुलैरिटी इनको भी बहुत अच्छे से यहाँ पे मिल रही थी। सो उनका भी पावर जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स में बढ़ गया था। सो ये बेनिफिट तो बहुत ज्यादा था। तो इस तरह से ये सब चीजें चली। सो ये रिजल्ट्स रहे लखनऊ सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस उसका। अब हम देखते हैं कि अगर आपको पूछा कि क्रिटिकली इवैल्यूएट द लखनऊ सेशन, तो आपको ये पता होना चाहिए, लखनऊ पैक्ट, तो आपको ये पता, क्रिटिकली इवैल्यूएट लखनऊ पैक्ट ये अगर पूछा तो आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन क्या रहा लखनऊ पैक्ट 1916 का। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इट वाज बेस्ड ऑन परसेप्शन ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर द एजुकेटेड हिंदूज एंड मुस्लिम्स एज सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटीज विदाउट सेक्युलराइजेशन, है ना। तो यहाँ पे सेक्युलराइजेशन नहीं दिख रहा था, तो सेक्युलर पॉलिटिक्स यहाँ खेलते हुए नहीं दिख रहे थे। यहाँ ये दिख रहा था कि ठीक है, मुस्लिम्स की एक पार्टी है जिसका नाम है मुस्लिम लीग, और आईएनसी एक पार्टी है जो कि मेजोरिटी ऑफ हिंदूज की है। हालांकि आईएनसी में मुस्लिम्स भी थे, तो मुस्लिम मासेस का ज्यादातर सपोर्ट आईएनसी को रहता ही था। सो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट यहाँ दिख रहा था कि मुस्लिम लीग जो मुस्लिम को रिप्रेजेंट करती है, आईएनसी जो हिंदूज को रिप्रेजेंट करती है, इस तरह की ये दो पार्टीज आई हुई है साथ में। सो एक तरह से सेक्युलराइजेशन यहाँ पे दिख नहीं रहा था, ऐसा यहाँ पे माना जाता है। सो ये सिर्फ लीडर्स साथ में आए थे, बट मासेस जो थे वो अभी भी कंफ्यूज थे कि क्या हो रहा है। तो मासेस तो एक साथ नहीं आए थे। मासेस का जो भी प्रॉब्लम हुआ था वो इस पैक्ट से कोई सॉल्व नहीं हुआ। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं, लोगों का प्रॉब्लम मासेस यानी, उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि हिंदू मुस्लिम मासेस जो है वर नॉट इन्वॉल्व इन लखनऊ पैक्ट। उनको थोड़ी ना पूछा गया था कि हम ये पैक्ट कर रहे हैं क्या। मुस्लिम लीग जो है, अब समझ जाइए, जो भी मुस्लिम्स जो है, जो मुस्लिम लीग से जुड़े हुए, उनको थोड़ी ना पूछा गया था कि हम ये पार्टी के साथ एक पैक्ट कर ले क्या। तो ये लोग थोड़ी ना साथ में आएंगे। वो बोलेंगे हमारे तो भाई साहब ऐसे व्यू नहीं थे कि हम साथ में आए, तो हम यहाँ पे क्यों साथ में आएंगे। अगर आपको लग रहा है तो आप साथ में आए। तो एक तरह से ये पैक्ट में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा था हिंदू मुस्लिम मासेस का। और आगे आप अगर देखोगे, सो देयरफॉर लेफ्ट द वे ओपन टू द फ्यूचर रिवाइवल ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। और आगे ये होने ही वाला था, कम्युनलिज्म इंडिया में शुरू होने वाला था धर्मों के आधार पे कि भाई साहब मैं हिंदू हूँ तो मुस्लिम है, ये सब, या फिर मैं मुस्लिम हूँ तो हिंदू है, और हम दोनों अलग अलग है। यहाँ पे जो दिखता है हम दोनों की डिमांड अलग अलग है, ये सब चीजें यहाँ पे हो सकती थी। तो ये क्रिटिकल इवैल्यूएशन बनता है लखनऊ पैक्ट का। इस तरह से लखनऊ पैक्ट चला, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है। सो मैंने इसे कवर किया, थोड़ा सा छूट गया था, तो मैं इसे आपके सामने डिटेल में कवर कर दिया मैंने। सो आपको ये भी बता दूं कि यूपीएससी मेंस का जो क्वेश्चन है लखनऊ पैक्ट 1916 से रिलेटेड, वो आप अभी सॉल्व कर सकते हैं, वो आप लिख सकते हैं आराम से। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ये लिखने। सो एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो आपका लेक्चर रहा है लखनऊ सेशन, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ मर्जर में, उसके लिए आपको मेन यानी आइडिया होनी चाहिए सूरत स्प्लिट की। याद रखिएगा सूरत स्प्लिट की। उसके साथ साथ मुस्लिम लीग भी, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आईएनसी क्या है ये भी डिस्कस कर चुका हूँ। इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये सब चीजें यहाँ पे आपको मिलेगी। उसके साथ साथ ये जो लेक्चर होगा, ये लेक्चर को मैं डालने वाला हूँ 39th लेक्चर के बाद,
मेरे प्लेलिस्ट में, सो ये वहाँ पे अवेलेबल होगा सीक्वेंस में। उसके चलते मैं ये अभी आखिरी में भी रखूँगा ये लेक्चर, तो आपको ये मिल जाएगा दोनों जगह फ़िलहाल, बट धीरे-धीरे ये लेक्चर सिर्फ़ आपको 39th लेक्चर के बाद मिलेगा। सो इस तरह से हमारा ये सेशन रहा लखनऊ सेशन पे और लखनऊ पैक्ट पे और लखनऊ मर्जर पे, जो कि हुआ था मर्जर मर्जर हुआ था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, लखनऊ पैक्ट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। सो आपको अगर लेक्चर्स मेरे पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। मेरे फेसबुक पेजेस को आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, श्रेयस बड़े और श्रेयस बड़े इंटरप्रिटेशन, ताकि आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। इंस्टाग्राम पे आप मेरे बारे में और जानना चाहे तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, श्रेयस बड़ी द पीस लवर, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। उसके साथ साथ आप श्रेयस बड़ी @gmail.com पे मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग अच्छे से रेगुलरली पढ़ाई करते रहें, उसके साथ साथ आप लोग हार्ड वर्क करते रहे, साथ-साथ स्मार्ट वर्क करते रहे, एमसीक्यूज़ सॉल्व करते रहे, मेंस के आंसर लिखते रहे, प्रैक्टिस रिवीजन करते रहे, हेल्थ का ख्याल रखते रहे, अच्छे से डाइट लेते रहे, एक्सरसाइज करते रहे। इसी उम्मीद के साथ मैं श्रेयस बड़ी आपसे अगले लेक्चर में मिलूँगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।